रीबर्थ ऑफ विलन्स परफेक्ट स्टोरी एपिसोड 15 राठौर कॉरपोरेशन। निश्चय इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपने ऑफिस का वर्क कर रहा था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर नोक हुआ और निश्चय ने उसे आने को कहा तो उसका असिस्टेंट अंदर आया और बोले, सर एक लड़की है, वो कह रही है कि आपने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। निश्चय के असिस्टेंट के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी क्योंकि इस वक्त कंपनी में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं थी। निश्चय भी हैरानी से अपनी असिस्टेंट के फेस को देखता है और बोलता है, पर मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया। ये कौन है जो अपनी ही मर्जी से कुछ भी बातें बनाकर मेरे ऑफिस में चली आई है? धक्के मार के बाहर निकाल दो। उसके बाद निश्चय ने वापस से एक फाइल में अपनी नजर घुमा दी तो एक मीठी सी आवाज उसके कान में पड़ी, क्या सच में आप मुझे धक्के मारकर बाहर निकलेंगे मिस्टर राठौर? निश्चय ने सुनते ही आवाज की तरफ देखा तो उसके सामने एक लड़की थी जिसके साथ उसने 2 दिन पहले ही लव मेकआउट किया था। उस लड़की को लगा निश्चय उसे देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन निश्चय के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो एक्सप्रेशन लेस उस लड़की के फेस को देख रहा था और फिर बोला, तो वह आप है जिन्होंने ये कहा है कि मेरी कंपनी में वैकेंसी है और आपको मैं नौकरी दे रहा हूँ। सो आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जा सकती हैं। वो लड़की जिसका नाम नयनतारा था, उसने निश्चय के असिस्टेंट को देखा और बोली, क्या मैं सर के साथ कुछ देर अकेले में बात कर सकती हूँ? निश्चय का असिस्टेंट बहुत अच्छे से जानता था कि वह लड़की अब निश्चय को सेड्यूस करेगी और निश्चय बहुत आसानी से सेड्यूस हो भी जाएगा और निश्चय का तो यह फेवरेट काम था, इसीलिए उसने हमें अपनी गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। नयनतारा, जिसने इस वक्त एक शर्ट व्हाइट कलर की ड्रेस और उसके ऊपर ब्लू डेनिम डाली हुई थी, उसने असिस्टेंट के जाते ही अंदर से केबिन का दरवाजा लॉक किया और अपनी वो डेनिम उतार कर नीचे जमीन पर फेंक दी। नयनतारा कैसे करती है उसकी वो बैग जो कि बिल्कुल ही बैकलेस थी और उसकी वो चेस्ट जो कि उसे ड्रेस में काफी हद तक दिख रही थी और उसकी ड्रेस इतनी ज्यादा रिवीलिंग थी कि उसकी आगे का हिस्सा भी लगभग पूरा दिख रहा था। उसके नाभि तक तो वो ड्रेस बिल्कुल ही ओपन थी बीच में से। लेकिन निश्चय नहीं एक बार अपनी नजर अपनी फाइल पर घुमाए तो दोबारा उसे लड़की को देखने की हिम्मत ही नहीं करे, जैसे उसे लड़की में कुछ भी हो, उसे देखना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। नयनतारा चलकर नीचे के पास आई और टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे और नीचे की तरफ झुक गई, जिसके उसके वो खुले सीने और भी ज्यादा रिवील होने लगे और निश्चय को साफ साफ दिखने लगे। निश्चय ने एक नजर ठीक से भी उसे नहीं देखा और फिर उसने अपनी नजर नयनतारा की चेहरे पर की और बोला, अगर आपको इज्जत रास नहीं आती है तो मैं अभी अपने गार्ड्स को बुलाता हूं और आपको धक्के मारकर बाहर निकलवाता हूं। नयनतारा इस पर हंस पड़ी और बोली, सही सुना था मैंने आपके बारे में, अगर आप किसी एक लड़की के साथ में मेक आउट कर ले तो दोबारा उस लड़की को देखते भी नहीं है, पर अफसोस आप मुझे देखेंगे और मेरे साथ वो सब दोबारा करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर आज भी मेरी हवस है और मेरे अंदर भी है आपको पाने की इच्छा। कम ऑन मिस्टर निश्चय, लेट्स हैव फन। उसके बाद नयनतारा ठीक से खड़ी हुई और निश्चय के पास जाकर उसकी लैप पर बैठने को हुई थी कि निश्चय ने बड़ी ही बेरहमी से बिना इसको देखे कि वह एक लड़की के साथ ये कर रहा है, उसने उसकी हिप पर जोर से लात मारी और नयनतारा को नीचे जमीन पर गिरा दिया। आउच! नयनतारा अपनी बैक को मसलते हुए खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात नहीं है मिस्टर राठौर, मैं तो आपकी जरूरत को पूरा कर रही हूँ और आप है कि मुझ पर ऐसे वायलेंस कर रहे हैं। आई नो आपको पसंद नहीं कि आपने जिसके साथ एक बार रात बिता ली तो अब दूसरी बार उसको देखते भी नहीं है, पर एक बार तो देख लीजिए मुझे, आप अपनी होने वाली वाइफ को भी भूल जाएंगे। निश्चय को कुछ भी बर्दाश्त था, लेकिन आलिया के बारे में कुछ भी वह नहीं सुन सकता था। निश्चय झट से खड़ा हुआ और बोला, लगता है सच में तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ही नहीं, मिस नयनतारा। और उसके बाद निश्चय ने नयनतारा का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने केबिन से बाहर लेकर गया और उस फ्लोर पर जितने भी एम्प्लॉइज थे वह सारे के सारे निश्चय की इस हरकत पर खड़े हो गए। निश्चय ने नयनतारा को बीचों बीच जाकर खड़ा किया और बोला, बहुत शौक है ना मुझे शेड्यूल करने की, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम जैसी लड़कियों की जरूरत होती है, अब तुम यही सबके सामने उन सब की जरूरत पूरी करो। उसके बाद निश्चय किसी को कॉल किया और 2 लड़की और 3 लड़के वहां आए। वो पांचों बहुत ही ज्यादा हट्टी कट्टे थे। निश्चय ने उन्हें ऑर्डर दिया, फडो इस लड़की के कपड़े। वो मौजूद हर कोई एकदम शांत पड़ गया निश्चय की यह लाइन सुनकर। वो जो 2 लड़की थी वह भी कांप गई निश्चय की ऐसी बात सुनकर। जब निश्चय ने देखा कि वो दोनों लड़कियां अपनी जगह से हिल नहीं तो उसने कहा, क्या तुम दोनों को मुझे स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा? जाओ और इसकी जो ये छोटे मोटे कपड़े हैं इसे भी फाड़ डालो। वैसे भी इसने लगभग कपड़े उतार ही रखे हैं, तो ये जो इसने रुमाल बांधा है ना अपने बॉडी पर इसे भी उतार दो। जब शरीर दिखाना ही है तो पूरा दिखाओ, नहीं तो पूरा ढको।
नयनतारा गुस्से से बोली, मिस्टर राठौर, मैं ये सब आपके साथ एक अकेले कमरे में करना चाहती हूँ, सबके सामने नहीं। निश्चय इस पर बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह सब सबके सामने हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आज एक साथ 4 से 5 लड़कों के साथ में मेक आउट करो, वह भी सबके सामने, और मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दूं ताकि कुछ लोग जिनका सच में तुम जैसी लड़की की जरूरत होती है वो तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तुम्हारे पास आए और तुम्हारी इस हरकत की तुम्हें कीमत दें। नयनतारा अपने बारे में ऐसा सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, मिस्टर राठौर, माइंड योर लैंग्वेज, और मेरे बारे में ऐसा बोलने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। निश्चय को खुद पर किसी का ऊंची आवाज पर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस पर वह सकपका गया और उसने इधर उधर देखा तो उसे एक पेपर वेट नजर आया और उसने उसे उठाकर नयनतारा के ऊपर फेंका, जिससे उसके सर में चोट लग गई। नयनतारा चिल्लाई, लेकिन उसे ज्यादा लग नहीं, क्योंकि वो बस उसके सर को छूकर बाहर की तरफ हो गया और नीचे जमीन पर गिर गया। निश्चय ने उन पांचों को ऑर्डर दिया, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, और उसके बाद निश्चय सबसे पहले कंपनी से बाहर गया और अपनी कर लेकर कंपनी से दूसरी ओर चल पड़ा। निश्चय की कैफ आकर सीधा राठौर मेंशन के बाहर आकर की और वह गुस्से में कर से बाहर उतारे और सीधा मेंशन के अंदर गया। जैसे ही वह अपने कमरे में गया उसने देखा कि आलिया बेड पर बैठी हुई है और कोई नोवेल पढ़ रही है। निश्चय तुरंत उसके पास गया और घुटने के बल बैठकर उसके लैप पर अपना सर रख दिया और उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट दिए। यह आलिया के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि ऐसा काम कोई लविंग केयरिंग बॉयफ्रेंड या हस्बैंड करता था जिसे जिस्म की नहीं बल्कि आत्मा की प्यास होती थी। आलिया ने निश्चय के सर पर अपना हाथ रखा और धीरे से बोली, क्या हुआ निश्चय, ऐसे अचानक घर क्यों आ गए और ऐसे क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ। निश्चय खड़ा हुआ और आलिया के पास बैठा और बोला, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बदल जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, और मेरा इस तरीके से घर आने का मतलब ये है कि एक चिप लड़की ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं और इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब आलिया ने निश्चय के मुंह से यह सुना कि वह उसके लिए बदलने की खुद को कोशिश कर रहा है तो ये सुनकर ही आलिया को एक सुकून सा मिल गया। आलिया ने निश्चय के चेहरे को थमा और बोली, मैं तुम्हें यह नहीं कह रही हूँ निश्चय कि एकदम से बदल जाओ। मुझे पता है कि आदत को जाते जाते वक्त लगता है, बस अपने आप को चोट मत पहुंचाना और मेरे दिल को भी हमेशा अपने पास रखना, उसे कभी अपने आप से दूर मत करना। निश्चय बोला, मैं कभी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। आलिया के चेहरे पर की मुस्कान आ गई और उसने खुद से आगे बढ़ निश्चय के होठों पर अपने होंठ रख दिए। रात का वक्त, राठौर मेंशन। आज आलिया बहुत खुश थी, इसलिए आज उसने खुद अपने हाथों से निश्चय के लिए उसका फेवरेट इंडियन क्यूजीन रेडी किया था। दोनों साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे कि तभी आलिया का फोन बजाओ तो उसने देखा कि योगिता जी का फोन उसे आ रहा है। क्या हुआ? निश्चय ने सवाल किया तो आलिया ने रिप्लाई दिया, मृत्युंजय के घर से फोन आ रहा है। निश्चय इस पर एक तक आलिया के फेस को देखने लगा कि कहीं शिवांगी को कुछ होना गया हो और उसने जल्दी से कहा, जल्दी फोन उठाओ और पूछो क्या हुआ शिवांगी को। आलिया ने इस पर निश्चय को घूरा और बोली, शिवांगी को कुछ क्यों होगा? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? क्या पता कुछ अच्छा ही बोलने के लिए फोन किया हो या यूं ही हाल चाल पूछने के लिए फोन किया हो। हमेशा अपनी बहन के लिए इतना ज्यादा पजेसिव होना और उसके लिए इतना ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम शिवांगी से प्यार करते हो, उसको कुछ भी नहीं होने देना चाहते, पर कम से कम अपने मन से ऐसे शब्द तो मत निकालो। निश्चय ने इस पर कहा, तुम फोन उठाओगी? आलिया ने इस पर तुरंत फोन उठाया तो दूसरी तरफ से चाहते हो योगिता जी बोली, खुशखबरी है, और तुमने मेरा फोन इतनी देरी से क्यों उठाया? आलिया इस पर बोली, वो क्या है ना आंटी जी, आपकी जो बहू है ना उसके जो भाई है वो मेरे साथ बहस कर रहे थे, इसलिए फोन उठाने में देरी हो गई। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि वो तो आपसे माफी मांगेगा नहीं। निश्चय इस पर आलिया को घूरने लगा तो आलिया ने उसे जीभ दिखा दी। उसके बाद आलिया ने कहा, आप इस बात को रहने दीजिए आंटी, और यह बताइए कि अपने फोन क्यों किया? क्या खुशखबरी है? मेरे पेट में तो खुशखबरी शब्द सुनकर ही बटरफ्लाई उड़ने लगे। अब जल्दी से बता दीजिए। योगिता जी इस पर खुश होते हुए बोली, शिवांगी और मृत्युंजय की शादी की डेट फिक्स हो गई है। ये सुनकर तो आलिया बिल्कुल ही खुश हो गई और चीखते हुए डाइनिंग टेबल से खड़ी हुई और उस पर चढ़ते ही बोली, क्या बात कर रही हैं आप आंटी जी? सच में इतने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आपने मेरे अंदर की एक टेंशन खत्म कर दी। थैंक गॉड की डेट फिक्स हो गई। अब जल्दी से बता दीजिए कि वहां कब आना है रहने के लिए। मैं तो मरी जा रही हूं वहां आने के लिए। योगिता जी इस पर बोली, अरे तो कल ही आ जाओ ना,
क्योंकि डेट ज्यादा दूर की नहीं है, इसी महीने की है। आलिया का तो इस पर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे सच में शिवांगी और मृत्युंजय की शादी की इतनी ज्यादा जल्दी थी, इतनी ज्यादा वह एक्साइट थी कि वह शब्दों में उस खुशी को बयां नहीं कर सकती थी। और वह उस कांच की डाइनिंग टेबल पर उछलते हुए बोली, अरे वाह। उसके बाद वह जोर जोर से तालियां बजाने लगे। आलिया के ऐसे डाइनिंग टेबल पर कूदने से और उसके तालियां बजाने से जितनी भी प्लेट्स कटोरियां रखी हुई थी वह सारे की सारी नीचे गिरकर टूट गई। और निश्चय उसे हैरानी से देखता रहा और जल्दी से उसकी तरफ आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन आलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोली, आंटी डेट बता दीजिए अब जल्दी से, और मैं कल ही राठौर मैंशन छोड़ती हूँ और आपके पास आती हूँ। निश्चय को अभी तक समझ में नहीं आया था कि आलिया योगिता जी के साथ किस चीज के बारे में बात कर रही है और क्यों इतनी ज्यादा खुश हो गई, जिसकी वजह से वह टेबल पर चढ़कर कूदने लगी। और अब उसने ये तक कह दिया कि वह राठौर मैंशन छोड़ने को तैयार है। और निश्चय ने आलिया को घूरते हुए कहा, तुम मुझे और इस राठौर मैंशन को छोड़कर जाओगी? लगता है 2 दिन पहले वाली पनिशमेंट तुम्हें याद नहीं है, फिर से कमरे के अंदर बंद कर दूंगा। लेकिन आलिया ने निश्चय को बिल्कुल इग्नोर किया और कुछ बोलने को हुई कि तभी दूसरी तरफ से अचानक से मृत्युंजय की आवाज आई, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2 दिन बाद यहाँ से आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि शादी ग्रीस में होने वाली है, तो तुम और निश्चय अब सीधा ग्रीस आओगे। वही निश्चय अब आलिया के बेहद करीब था, इस वजह से उसने भी शादी वाली बात सुन ली थी और उसे समझ आ गया था कि आलिया इतनी क्यों खुश है। आलिया ने ओके कहा और उसके बाद कुछ देर और उन्होंने आपस में बात करी और फोन काट दिया। वही शिवांगी शांति से सोफे पर बैठी थी और मन में बोली, यहाँ तो माँ ने शादी की डेट फिक्स कर दी और मुझे अभी तक मृत्युंजय का पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता चला। मैं अपने फैसले से नहीं मुकरगी, जब तक मुझे मृत्युंजय सब कुछ नहीं बता देता मैं शादी नहीं करूंगी, भले ही मुझे शादी के मंडप से ही क्यों ना उठाना पड़ी इसके लिए। वही मृत्युंजय, जो काफी देर से उसे शांति से खड़ा हुआ नोटिस कर रहा था, उसे समझ आ गया था कि शिवांगी मन ही मन कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एकता को भी शादी की खबर मिल गई थी और वह भी रेडी हो चुकी थी अनेक के साथ ग्रीस आने को। लेकिन अब उसे एक चीज का डर था कि कहीं जश्न और मृत्युंजय का फिर से आमना सामना ना हो जाए, क्योंकि जसन भाग भी ग्रीस ही था। वहीं अब मृत्युंजय ने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अर्थ के साथ साइन कर लिया था और वो उस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर अपनी शादी में बिजी नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अर्थ को भी इनवाइट किया था अपनी शादी में, ताकि वो ग्रीस में मौजूद रहकर अर्थ के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर सके। क्योंकि अर्थ इंडिया में रहे और मृत्युंजय ग्रीस में रहे, इस तरीके से उनका काम पर बर्डन पड़ सकता था और खर्चा भी ज्यादा हो सकता था। और मृत्युंजय ने अर्थ की पूरी फैमिली को इन्वाइट किया था, क्योंकि शिवांगी चाहती थी। शिवांगी सोफे से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि उसे भारी भारी सा महसूस हो रहा था, इसीलिए उसे लगा कि शायद उसे कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। मृत्युंजय ने भी सिर्फ उसे जाने दिया, उससे कुछ कहा नहीं। शिवांगी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद किया और बेड पर जाकर बैठ गई और अब तक उसकी जिंदगी में जितनी भी बदलाव हुए थे उन्हें सोचने लगी। अचानक से मृत्युंजय का तनु को अपने पास रखना, उसके लिए शिवांगी को अपने पास रखना, बार बार उसके करीब जाना, उन दोनों का एक होना, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होना और अब शादी, ये सब शिवांगी के दिमाग में किसी फिल्म की रील की तरह बार बार चल रहा था, जिससे शिवांगी ने अपनी आंखें कसके बंद करी और कानों पर हाथ रखा। शिवांगी वैसे ही पीछे की तरफ लग गई और सीलिंग की तरफ देखने लगी, जहां से उसे बाहर का नजारा भी साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि मृत्युंजय के कमरे की सीलिंग ट्रांसपेरेंट थी। 2 दिन बाद ग्रीस, सब ग्रीस आ चुके थे और अर्थ पहले गोवा गया था और अपनी फैमिली को लेकर ग्रीस आया था। सच बोलूं तो अर्थ ने अभी तक अपने बेटे को अपनी गोद में नहीं उठाया। जब भी वह रोता तो उसकी माँ उसे कहती कि इसे अपनी गोद में रख ली, क्या पता वो चुप हो जाए, लेकिन तब भी अर्थ ने उसे अपनी बाहों में नहीं भरा और वहां से दूर चला गया। सब एक लग्जरियस मैंशन में रुके थे और वही सारी रस्में होनी थी और वही शादी। भले ही शादी के लिए बाहर आए थे, लेकिन शादी होनी इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग थी। इस वक्त शिवांगी और आलिया एक कमरे में थे और तनु की मृत्युंजय के साथ उसके कमरे में, और बाकी सारे को अलग अलग कमरा दे दिया गया था। शिवांगी एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही थी और बार बार उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह मृत्युंजय से कैसे पूछे कि उसने उसे क्यों चुना। प्यार तो बात की बात है, लेकिन मृत्युंजय उसे प्यार के लिए नहीं लेकर आया था, तनु के लिए लेकर आया था। शिवांगी ने एक बहुत ही प्यारी सी ट्रांसपेरेंट क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। व्हाट्सएप चैनल पर सबकी ड्रेस का लुक में डाल दूंगी। आलिया उसी के पास थी और उसका मेकअप कर रही थी और शिवांगी शांति से कुर्सी पर बैठे सामने आईने में अपने चेहरे को देख रही थी।
आलिया ने भी बहुत प्यारा मचेंट कलर का गाउन पहना हुआ था। शिवांगी को वो लाइट वेट साड़ी इसलिए बनाई गई थी ताकि उसी कोई प्रॉब्लम ना हो। आलिया फुल एक्साइटमेंट में शिवानी का मेकअप कर रही थी, वही शिवांगी का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लिस्ट था, जैसे ही सगाई हो ना हो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब आलिया ने गौर से शिवांगी के फेशियल एक्सप्रेशन देखे तो उसने उस सवाल किया, क्या हुआ शिवांगी, तुम खुश नहीं लग रही हो, दर्द हो रहा है क्या? शिवांगी ने इस पर कहा, नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, बस ऐसे मन नहीं लग रहा मेरा यहाँ पर। इंडिया में ठीक थे पर मृत्युंजय का मन था कि ग्रीस में आने का, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। आलिया इस पर बोली, अब तो आदत लगा लो इंडिया छोड़कर कोने कोने की कंट्रीज घूमने की। तुम्हें नहीं पता लेकिन इंडिया से भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेस है हमारे वर्ल्ड में, तुम्हें जरूर एक्सप्लोरर करना चाहिए। शिवांगी ने जैसे पूरी बात सुनी ही नहीं आलिया की, उसका ध्यान तो आलिया के मुंह से निकाला वो एक शब्द आदत पर टिक गया। थोड़ी देर में आलिया ने शिवांगी का पूरा मेकअप किया और बोली, यस, अब हमारी ब्राइड बिल्कुल अच्छे से तैयार है। वही मृत्युंजय ने वी ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन 3 पीस सूट पहना था। थोड़ी देर में उसने अच्छे से परफ्यूम छिड़का और बिल्कुल तैयार हो गया, और वही उसके सामने ड्रेसिंग के टेबल पर तनु एक छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस बनी खड़ी थी जिसने बेबी पिंक कलर का गाउन डाला हुआ था। वाओ डैडी, यू आर लुकिंग हैंडसम, तनु ने मृत्युंजय को देखकर तारीफ करी। इस पर मृत्युंजय तनु के गाल पर किस किया और बोला, एंड दी डॉटर लुक्स सो प्रीटी एंड एन एम्परर वुड बी क्वीन। सच्ची, तनु ने चहकते हुए कहा तो मृत्युंजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, बिल्कुल मेरे प्रिंसेस किसी क्वीन से कम नहीं है, और फ्यूचर में उसके लिए इतना अच्छा प्रिंस आएगा, इतना अच्छा प्रिंस आएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। तनु इस पर मुंह बनाते हुए बोली, अगर मैं क्वीन होगी तो मेरे लिए किंग आएगा ना, प्रिंस क्यों आएगा? मैं क्वीन हूं, मेरे लिए किंग आएगा, प्रिंस नहीं। मुझे प्रिंस नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक प्रिंस, वो बहुत ही गंदे होते हैं, सिर्फ चिपकती रहते हैं। लेकिन किंग, वो जेंटलमैन होता है, इसलिए मैं किंग को ही अपना लाइफ पार्टनर चुनूंगी। मृत्युंजय इस पर तनु को घूरा और बोला, इस वक्त आपके सिर्फ एक ही किंग है और वह हूं मैं, इसीलिए किसी और का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तनु ने इस पर अपने सर पर हाथ रखा और बोली, अरे आप किंग नहीं हो, आप ग्रेट 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 किंग हो। मेरा किंग आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। ही इज सच अ फेलियर। मृत्युंजय ने इस पर तनु को कस के पकड़ा और उसे रूम से बाहर लेकर जाते हुए बोला, वो फेलियर होगा या पास होने वाला, वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। अभी सिर्फ एक ही किंग के बारे में सोचो, जो कि मैं हूं। दूसरे किंग के बारे में मत सोचो और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। वही बाहर गार्डन एरिया में बहुत अच्छे से एंगेजमेंट की पूरी तैयारी कर दी गई थी। ओपन में एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी। अभी तक अर्थ इस मैंशन में नहीं आया था, वो होटल में था। आज वह अपनी पूरी फैमिली के साथ इस मैंशन में रहने वाला था। कुछ देर बाद अर्थ की कर उसे मैंशन के बाहर आकर रुकी और वह अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर आया। अर्थ के पिता और अर्थ की माँ, जिनकी बाहों में इस वक्त उसका छोटा सा बेटा था और सो रहा था। वही एकता भी अनेक को अच्छे से तैयार करके गार्डन एरिया की तरफ आ गई। इन 2 दिनों में एकता ने मिलकर तनु और अनेक की दोस्ती करवा दी, और जैसे ही अनेक ही नजर प्रिंस तनु पर गई वो तुरंत एकता का हाथ छोड़कर तनु की तरफ भाग गया। अरे अनेक, संभाल कर, एकता ने उसे आराम से चलने के लिए कहा और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अनेक दौड़ते हुए तनु के पास पहुंच गया। लेकिन वही खुद को एकता नहीं संभाल पाई उन हाई हील्स में और फिसलने को हुई कि तभी 2 मजबूत हाथ उन्हें उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो मजबूत हाथ और किसी के नहीं बल्कि अर्थ के थे। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरें से टकराई, दोनों एकदम हैरान हो गए, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता था कि वह आने वाले हैं। एकता अर्थ की बाहों में थी। अनेक ने उसे पुकारा, मम्मा आप ठीक हो ना? अनेक की आवाज पर दोनों की तंद्रा टूटी और दोनों एक दूसरे से दूर हुए, और एकता बिना कुछ बोले अनेक की ओर बढ़ गई तो वही अर्थ उसे जाते हुए देख रहा था कि उसकी माँ उसके पास आई और बोली, ये लड़का अनाथ है, कोई नहीं है इसका, लेकिन फिर भी अपने खुद के बच्चे की तरह प्यार करती है। अर्थ इस पर अपनी माँ को देखने लगा। अर्थ की माँ बोली, वो किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बनकर उसे पाल रही है, उसे प्यार कर रही है, और यहाँ तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने है, लेकिन उसके ऊपर बस एक इल्जाम लगा दिया और उसे जिंदगी भर के लिए मुंह मोड़ लिया। अर्थ में बस एक लाइन में अपना आंसर दिया, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, और उसके बाद अर्थ वहां से चला गया। वही मृत्युंजय और शिवांगी इस वक्त स्टेज पर थे और आलिया शिवांगी के साइड में खड़ी थी उसे संभालने के लिए, और उसी के हाथ में दोनों अंगूठियां की डिब्बी थी। सारे के सारे वहां आ गए और इकट्ठा हो गए।
मृत्युंजय ने आलिया से अंगूठी ली और उसे शिवांगी के हाथ में पहना दिया, लेकिन शिवांगी ने अंगूठी ले तो ली लेकिन वह मृत्युंजय के हाथ में उसे पहना नहीं रही थी। मृत्युंजय को शिवांगी कहीं खोई सी नजर आने लगी, जिस पर उसने शिवांगी की आंखों के सामने चुटकी बजाई और बोला, क्या हुआ रैबिट क्वीन, अंगूठी नहीं पहननी? मेरी उंगलियां खाली है, उसे अंगूठी से भर दो। शिवांगी ने ये सुन अपने कैप्ते हाथों से मृत्युंजय की उंगली में अंगूठी पहना दी और वहां मौजूद हर किसी ने तालियां बजा दी। तनु जोर से ताली बजाते हुए बोली, वाह, फाइनली मेरी मम्मा और मेरे पापा की शादी हो रही है और मैं उसे देख पा रही हूँ, वरना मेरे क्लास में सभी की शादी उनकी एब्सेंस में हुई थी लेकिन मेरी प्रेजेंस में होगी। आई एम लकी। मृत्युंजय ने इस पर तनु को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी बाकी है, उसके बाद शादी होगी और मेरी प्रिंसेस हर एक चीज देखेगी। तनु ने इस पर सवाल किया, वैसे डेडा, एंगेजमेंट क्या होती है? मृत्युंजय इस पर शिवांगी को देखा और बोला, जब आपकी पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वह एक दूसरे के साथ सबसे पहले रिंग एक्सचेंज करके एंगेजमेंट करते हैं और उसके बाद शादी। तनु को ठीक से समझ में नहीं आया, या यूं कहे कि मृत्युंजय को उसे समझाना नहीं आया, लेकिन तनु ने ज्यादा सवाल नहीं किया क्योंकि अभी वो छोटी थी और हर एक सवाल का जवाब पाना अभी जरूरी नहीं था। वहीं अनेक भी यह सब देख रहा था और उसने इतना से सवाल किया, मम्मा, आपके और पापा के बीच में भी हुआ था ऐसे? अनेक के सवाल पर एकता शांत रह गई क्योंकि मृत्युंजय तो सिर्फ घर के लोगों को ही बुलाया था, लेकिन उसकी सगाई पर तो पूरा का पूरा मुंबई आया था। बहुत ही ग्रैंड थी जश्न और एकता की एंगेजमेंट और शादी। एकता के सामने उसकी शादी के पल किसी फिल्म की रियल की तरह घूमने लगे और उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जिस पर अनेक बोला, क्या हुआ मम्मा, आपको पापा की याद आ रही है? वह भी तो यही ग्रीस में है, उन्हें बुला लो ना, फिर और भी ज्यादा मजा आएगा। अनेक की बात सुनकर अब एकता की आंखों से आंसू बिल्कुल गायब हो चुके थे और चेहरे पर घबराहट आ गई थी, और वही मृत्युंजय तिरछी नजरों से एकता को देख रहा था और उसने तारा मारते हुए कहा, ओह, तो आपके पति ग्रीस में आए हैं भागकर? एकता ने इस पर मृत्युंजय को देखा और वह धीरे से बोली, वो मैं बताने ही वाली थी, लेकिन इससे आगे के शब्द एकता के गले में अटक गए क्योंकि उसे तो उसी दिन पता चल गया था, जश्न के ग्रीस आने की बात, जिस दिन शिवांगी को गोली लगी थी। मृत्युंजय एकता की तरफ बढ़ने लगा लेकिन शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, मृत्युंजय अभी नहीं। मृत्युंजय रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में अब जश्न को जान से मार डालने का जो जुनून था वो वापस उसके सर पर चढ़ चुका था। धीरे धीरे एंगेजमेंट की सेरेमनी खत्म हुई और सारी अपने कमरे की तरफ चले गए। इस बार शिवांगी के साथ मृत्युंजय उसके साथ था। मृत्युंजय को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब उसे किसी भी हालत में जश्न उसके आंखों के सामने चाहिए था, और वही शिवांगी उसका गुस्सा अच्छे से देख रही थी। मृत्युंजय गुस्से में कमरे में आया और उसी के पीछे पीछे शिवांगी भी आई, और मृत्युंजय गुस्से से अपना जैकेट उतरकर फेंक डाला और ट्राई की नोट ढीली करने लगा तो शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मृत्युंजय, हम यह शादी करने आए हैं, लड़ाई करने नहीं, अपने दिमाग से जश्न को निकाल दो। कैसे निकाल दूं? मृत्युंजय ने गुस्से से पलटकर शिवांगी को देखकर कहा। शिवांगी सहम गई और 2 कदम उसके पीछे ले लिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से मृत्युंजय के गुस्से को जानती थी। मृत्युंजय ने गुस्से में शिवांगी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और बोला, उस जश्न की वजह से हम दोनों ने अपना एक मृत्युंजय रुक गया क्योंकि वो शिवांगी को उसे कंडीशन में एक बच्चे की मौत के बारे में नहीं बता सकता था। शिवांगी को समझ में नहीं आया तो उसने कहा, रुक क्यों गए, अपना सेंटेंस पूरा करो। हम दोनों ने क्या हुआ हम दोनों के साथ जश्न की वजह से? हम ठीक तो है? मृत्युंजय पलटा और गुस्से से टाई को भी निकालकर बेड पर फेंक दिया और जोर से लात ड्रेसिंग पर मरी और बाथरूम में चला गया। वही शिवांगी बेड पर बैठ गई और सामने की ओर देखते हुए बोली, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो मृत्युंजय। मृत्युंजय, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो और क्या बोलते बोलते तुम चुप हो गए? कुछ तो जश्न करके गए हम दोनों की जिंदगी में जो तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना ज्यादा गुस्सा भर गया, पहले तो नहीं था इतना गुस्सा। शिवांगी खुद से सवाल करती रह गई लेकिन उसके जवाब देने वाला इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। मृत्युंजय वहां से चला गया था और शिवांगी अपने आप से सवाल करती रह गई। थोड़ी देर में ठंडा पानी का शावर लेकर मुझे बाहर सिर्फ एक टॉवल में बाहर आया तो उसने देखा कि शिवांगी अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी निकालकर ड्रेसिंग के अंदर रख रही थी। मृत्युंजय ने सख्त आवाज में कहा, यह अंगूठी पहनने के लिए है, रखने के लिए नहीं, वापस पहनो उसे। शिवांगी ने भी उसी अंदाज में बिना मृत्युंजय को देख कहा, मैं इस अंगूठी को नहीं पहनना चाहती इसलिए इसे उठाकर रख रही हूँ।
सगाई में इसलिए पहनी क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। और उसके बाद शिवांगी बिना मृत्युंजय को देख ही बिस्तर पर आ गई और वहां लेट गई। मृत्युंजय के माथे की लकीरें आपस में सिमट गई और मृत्युंजय ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने कहा उस अंगूठी को वापस पहनो। इस बार शिवांगी ने मृत्युंजय को कुछ पल के लिए देखा और फिर वापस से अपना चेहरा घूम कर बोली, मैंने भी एक बार बोल दिया ना कि नहीं पहननी है तो नहीं पहनी है। इस पर मृत्युंजय इस बार चिल्लाए, हो क्या गया है तुम्हें, जब से यहाँ आए हो अगर मैंने तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान देखी हो, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है मुझसे और नहीं करनी है तो यहाँ आए क्यों थी, वहीं इंडिया में रहती। अब तो शिवांगी को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो बेड से उठी और खड़े होकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि मुझे एक किसी ऐसी इंसान के साथ शादी करने में दिलचस्पी नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नीज को पूरा करने के लिए मुझे अपने पास लेकर आया था। मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ मृत्युंजय, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मेरे पेट में जो बच्चा है वो शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब शिवांगी ने बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग कहा तो मृत्युंजय का गुस्सा फूट पड़ा और उसने आगे चलकर शिवांगी का गला बताया और उसे दीवार से लगा दिया और उसका गला और कसके दबाते हुए कहा, क्या बोली तुम, मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने मेरे बच्चे को गलती कहा, वह भी वो गलती जो कभी होने नहीं देना चाहिए थी, तो अभी तक रखा क्यों इसे अपने पेट में, निकाल फेंको। ओग और आम। शिवांगी सिर्फ दर्द में आवाज निकाल पा रही थी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था कि तभी मृत्युंजय ने अचानक से उसका गला छोड़ और शिवांगी जोर जोर से खांसने लगी और अपने पेट को कस के पकड़ लिया। मृत्युंजय ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और टेबल पर रखा जग से पानी लेकर उसे ग्लास में डाला और शिवांगी के सामने कर दिया, लेकिन गुस्से से शिवांगी ने भी उस पानी के गिलास को जमीन पर फेंक दिया और कांच बिखर गया। मृत्युंजय की आंखों में अब ज्वालामुखी आ गई थी और उसने शिवांगी से कहा, अगर शादी नहीं करनी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों मेरे अंदर इतने अरमान जगाए कि मैं भी अपनी एक नई जिंदगी जी सकता हूँ, मैं भी किसी और के साथ खुश हो सकता हूँ, क्यों किया ऐसा मेरे साथ शिवांगी। शिवांगी इस पर चीखते हुए बोली, क्योंकि आज भी तुम अपनी नई जिंदगी आदत के साथ ही जी रहे हो। तुम मुझे अपने पास प्यार की वजह से लेकर ही नहीं आए थे, तनु की वजह से लेकर आए थे। अरे मुझे तो आज तक नहीं पता कि तुम तनु को भी क्यों लेकर आए। तुमने क्यों मुझे चुना, क्यों तुमने किसी और लड़की को नहीं चुना। अरे दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, अरे दुनिया में इतनी लड़कियां हैं जो कि बिल्कुल प्योर है, तुम उन्हें भी चुन सकते थे, बट वाई मी, मैं एक अनप्योर लड़की थी। अरे मेरी शादी किसी के साथ हुई थी, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था वह किसी और का ही था, और जिसका वो बच्चा निकला वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान निकला। क्यों मुझे ही, क्यों, क्या है मुझ में ऐसा। मैं एक ऐसी लड़की हूं जिसको कोई भी आकर छूकर चले जाता है, उसकी जिस्म का फायदा उठाकर चला जाता है, और वो उसे रोक भी नहीं पाती। पहले जश्न ने किया था और उसके बाद तनु की वजह से तुमने भी मेरा वही हाल किया था। प्यार तो बहुत आगे की बात है, तुमसे नफरत करती थी मैं। इस पर उसके आगे की बात काटते हुए मृत्युंजय बोला, लेकिन मैंने कभी ही तुमसे नफरत नहीं की। हाँ, शुरू से प्यार नहीं था, पर इतना प्यार है इस शायद मैंने कभी आदत से भी उतना प्यार नहीं किया था। और रही बात तुम्हारे सवाल की कि मैंने क्यों ही तुम्हें चुना, तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण आदत और दूसरा कारण जश्न। इन दोनों की ही वजह से मैं तुम तक पहुंचा और मैंने तुम्हें ही चुना। मैंने तुम्हें चुनने से पहले ये कभी नहीं सोचा था कि तुम पहले भी किसी और के साथ रात बिता चुकी हो और किसी की पत्नी भी बन चुकी हो। मैंने बस इतना देखा कि मुझे सिर्फ ये लड़की चाहिए। शिवांगी इस पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए और अपने आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए बोली, वही मेरा सवाल है, क्यों, क्यों सिर्फ मैं। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है मृत्युंजय, तो क्यों सिर्फ मैं। मृत्युंजय ने इस पर तुरंत बोला, आदत की वजह से। मैं आदत से बहुत प्यार करता था उस वक्त और आज भी करता हूँ, लेकिन इस बात से तुम नहीं मुकर सकती कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ रैबिट क्वीन। शिवांगी ने इस पर कहा, अभी तुमने आदत और जश्न दोनों का नाम लिया और अब सिर्फ आदत का। मैं शांत हूँ और शांति से बैठी हूँ, मुझे प्लीज सारी बात बताओ मृत्युंजय, वरना मैं सच में तुमसे शादी नहीं करूंगी और इस बच्चे के साथ तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पहले भी मैंने बच्चे को नहीं मारा था और उसे अपनाया था और इस बार भी उसे नहीं मारूंगी और अपनाऊंगी, भले ही सिंगल मदर होकर फिर से ही उसे क्यों ना बड़ा करना पड़े। मृत्युंजय पर गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूं जो बार बार अपने बच्चों को खोता रहूं। आज तक मुझे मेरे पहले बच्चे की खबर नहीं मिली और तुम्हें मुझसे ये बच्चे भी छीनने हैं, हरगिज नहीं। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा अब। मृत्युंजय ने बताना शुरू किया।
पिछले 6 साल से कुत्तों की तरह ढूंढ रहा हूं मैं आदत के शरीर को। आज तक ना मुझे मेरी आदत मिली और ना ही मुझे मेरा बच्चा। नहीं मुझे ये पता है कि जश्न ने उसे कहाँ रखा है, जिंदा है, मर गई या क्या हुआ है उसके साथ। आई डोंट नो। शिवांगी हैरान हो गई और उसने कहा, जश्न ने मारा था आदत को? मृत्युंजय बोला, हाँ जश्न मेरा कोई आज का दुश्मन नहीं है, मेरा सबसे पहले दुश्मन है। मेरी आदत को भी घूमने की बहुत आदत थी। वह भी एक दिन उसी पब में चली गई अपने दोस्तों के साथ जिस पब में तुमने और जश्न ने एक साथ रात बिताई थी। और तुम ही नहीं पता होगा लेकिन जश्न तुम्हें ढूंढने के लिए इतना पागल था कि वह हर एक लड़की जो साड़ी पहनकर वहां जाती थी उसके साथ रात बिताया करता था। और उसने यह ऑफर मेरी आदत को भी दिया था, लेकिन उसने सबके सामने जश्न को थप्पड़ मारा था और उसकी बेइज्जती की थी, जलील किया था। लेकिन मेरी आदत को नहीं पता था कि उसका जश्न को थप्पड़ मारना उसकी जान खतरे में डाल देगा। उस दिन के बाद में न जाने कितने एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी उसने आदत की। जिस दिन आदत की प्रेगनेंसी की खबर बाहर आई थी उस दिन भी उसने धोखे से उसका अबॉर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन बच गई वह। लेकिन उस दिन नहीं बच पाई जिस दिन सच में शायद मेरा और आदत का बच्चा इस दुनिया में आना था। उस दिन से आदत को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं मिली। मुझे पता है वो जिंदा नहीं है, क्योंकि जश्न जिस तरीके का इंसान है उसने उसे जिंदा भी नहीं छोड़ा होगा। अब तक तो उसने अपने इरादे भी पूरे कर लिए होंगे आदत की जिस्म को पाने का। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी रही। लेकिन जब माँ ने कहा कि अब वो सच में नहीं है तो मैंने मूव ऑन करने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाया। कि तभी अचानक से एक दिन पार्क में मुझे तनु नजर आए, तुम्हारे साथ। उसकी हरकतें, उसकी आंखें, उसकी आवाज बिल्कुल आदत जैसी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने इस बच्चे के रूप में मुझे मेरी आदत लौटा दी। उसके बाद मृत्युंजय शिवांगी की तरफ मोड़ा और बोला, उसके बाद मैंने उसे बच्चे के बारे में सारी खबर निकलवाई। और ये दुनिया कितनी छोटी है, उस बच्चे का असली बाप जश्न निकला। मुझे पता था कि तुम सिंगल मदर हो और तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी करूंगी। और मुझे मेरी आदत के लिए वो बच्चा चाहिए था। भले ही वह आदत नहीं थी, लेकिन मेरी आदत की खूबी थी उसके अंदर। तनु बिल्कुल आदत की तरह है। मुझे नहीं पता कैसे, पर वह आज भी मुझे मेरी आदत की याद दिलाती है। और इसलिए मैं कभी भी उसको अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। और उसे अपने पास रखने के लिए तुम्हारा मेरे पास होना जरूरी था। इसीलिए मैंने तनु को पहले किडनैप किया और फिर तुम्हें अपने पास बुलाया। उसके बाद मृत्युंजय खुद पर ही सरकास्टिकली हंसते हुए बोला, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। मुझे तुम मिल गई जिंदगी भर के लिए, और जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया, तुमसे प्यार। बहुत बार खुद के दिल को रोका था मैंने कि आदत है तो बस आदत है और कोई दूसरी लड़की नहीं, चाहे उसे लाख गुना सुंदर लड़की ही तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए। लेकिन ये दिल बहुत जिद्दी है, मेरे मन की बात नहीं मानी उसने और प्यार हो गया। और आज भी तुमसे बहुत प्यार है शिवांगी। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे अभी भी शादी नहीं करनी है मत करो। मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा, पर खबरदार जो मुझे छोड़कर जाने की बात करे तो तुम्हें वापस वही मृत्युंजय नजर आएगा जो शुरू में आता था, टॉक्सिक। शिवांगी के सारे सवालों के जवाब अब उसके सामने थे। अब फैसला उसका था, शादी करनी है नहीं करनी है, मृत्युंजय के साथ अपनी जिंदगी शुरू करनी है कि नहीं करनी है। और अब उसके मन में एक नया सवाल आ गया था, क्या सच में आदत मर गई है या आज तक जश्न ने उसे जिंदा रखा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।